अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताजा खबर हबीब उमर के साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर नई दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। चारशंबे को बीआरएस के कौमी हेडक्वार्टर का करेंगे इफ्तिताह। हैदराबाद में जहानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कयाम। 450 करोड़ की सरमायाकारी का किया ऐलान। 800 से ज्यादा अफराद को बराह रास्त मिले रोजगार। वजीर आईटी केटीआर की निगरानी में एमओयू पर हुए दस्तखत। नौ तश्कीलशुदा रियासत के बावजूद तेलंगाना ने कई शोबों में की नुमाया तरक्की। वजीर केटीआर ने कहा 8.5 सालों में रिकॉर्ड सनसनीखेज कामयाबियों का हुसूल। चीनी दरअंदाजी के मामले पर राज्यसभा और लोकसभा में अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने मुसलसल इसरार के दौरान ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। हिंदुस्तानी फौजियों ने हिम्मत और बहादुरी के साथ चीनी फौजियों का किया मुकाबला। राजनाथ सिंह ने कहा कि फौज किसी भी किस्म के बहरान का सामना करने है तैयार। कौमी सलामती के मसाइल पर नहीं होगी सियासत। मोदी हुकूमत को ईमानदार होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। साबिक वजीर राजा पटेरिया गिरफ्तार। अदालत में होगी पेशी। वजीर आजम को खत्म करने जैसे बयान पर महाराष्ट्र हुकूमत ने की कार्रवाई। एनसीपी सरबराह शरद पवार को जान से मारने की मिली धमकी। रिहायशगाह पर फोन करने वाला शख्स गिरफ्तार। और अब आइए देखते हैं खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चारशंबे को होने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग पर भारत राष्ट्रीय समिति के कौमी हेडक्वार्टर के इफ्तिताह से कबल पीर की शाम नई दिल्ली पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर बेगमपेट हवाई अड्डे से खुसूसी मौलिका आराई के लिए नई दिल्ली रवाना हुए हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम तब्दील करके बीआरएस करने के बाद कौमी दारुल हुकूमत का उनका पहला दौरा किया है। भारतीय राष्ट्रीय समिति भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग बीआरएस पार्टी के झंडों और वज़ीर आला का खैर मकदम करने वाले पोस्टर्स और बैनर्स से भरा हुआ है, जो बुध को इफ्तिताही तकरीब के एक हिस्से के तौर पर एक खुसूसी पूजा करेंगे। पार्टी हेडक्वार्टर के अहाते में एक आरजी यज्ञशाला कायम की गई है। पार्टी के सीनियर कायदीन बशमूल राज्यसभा एमपी जे संतोष और सड़कों और इमारतों के वजीर वी प्रशांत रेड्डी पहले ही नई दिल्ली में हैं और बीआरएस हेडक्वार्टर की इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। कई कायदीन और पार्टी के हामियों ने चीफ मिनिस्टर का पुरतपाक इस्तकबाल किया जब वो राजधानी पहुंचे, जिसमें बहुत से लोगों ने जय केसीआर और अब की बार किसान सरकार के नारे लगाए। चारशंबे को होने वाले बीआरएस पार्टी लॉन्च प्रोग्राम में दीगर सियासी जमातों के कई लीडर्स के शिरकत करने का इम्कान है। पहले ही मुल्क भर की मुख्तलिफ सियासी जमातों के कई अहम रहनुमाओं को दावतनामे भेजे जा चुके हैं। जापानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाइफुको तेलंगाना में बड़ी सरमायाकारी के लिए आगे आई है। डाइफुको इंडिया चंदनावेली हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करेगा। रुपये यूनिट कायम करने के लिए 450 करोड़ रुपए 800 से ज्यादा अफराद को बराह रास्त रोजगार मिलेगा और इस हद तक डाइफुको इंडिया ने रियासत के आईटी और सनत के वजीर केटीआर की मौजूदगी में एक मुआहदे पर दस्तखत किए। कंपनी खुद कार स्टोरेज सिस्टम, कन्वीनियर्स और ऑटोमेटिक स्टार्टर्स जैसे आलात तैयार करती है। यह 2 लाख मुरब्बा फीट से ज्यादा के रकबे के साथ एक जदीद तरीन सनत कायम करेगा। पहले मरहले की तौसी के लिए 200 करोड़ रुपए की मनसूबाबंदी सरमायाकारी और यह अगले 18 माह में नई सनत शुरू करने का इरादा रखता है। इस मौके पर बात करते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि वो कोरोना के बाद बड़े पैमाने पर सरमायाकारी देखकर खुश हैं। हैदराबाद में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सरमायाकारी कर रही हैं और कहा जाता है कि जापान बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि वो मैलाराम में सबसे बड़ा सनती पार्क लाए हैं और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास गरिमिला ने वाजे किया कि वो हिंदुस्तान में अपनी मसनूआत की तैयारी को तेज करेंगे। यह ऐलान किया गया है कि हम सारिफीन की जरूरियात के मुताबिक ज्यादा सलाहियत के साथ मसनूआत बनाएंगे और उन्होंने तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर के वजीर केटीआर की सताइश की और उन्होंने कहा कि चंदनावेली में भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम किया जाएगा। Plenty of other, champions and doyens of the industry, Hyderabad and Telangana industry. My compliments to all of you and also to my friends from the media. This is indeed an excellent occasion to celebrate, and that's the reason why we wanted to make it happen sooner, Srinivas Garu, because, the world at large and especially post-pandemic, all of us need more and more infusion of positive news and good news. So Daifuku coming to Telangana and setting up a brand new factory with 450 crores of investment, providing employment to 800 people, 800 plus people, was indeed something that we wanted to celebrate. So my compliments to you, the entire team of Daifuku, on choosing. You made the right choice, I can tell you. You've chosen Telangana and Hyderabad, you've made the right choice. But just a couple of things, the Srinivas Garu seems to be a huge champion of the manufacturing piece, manufacturing ecosystem. I think there's plenty of industrialists in the audience. With the world looking at us with renewed enthusiasm, Indian entrepreneurs need to make some bold moves. Indian entrepreneurs, and especially those entrepreneurs from Telangana who are sitting here, please think big. Please think aggressively. Please start thinking of products for the world, not just for India. So I welcome Daifuku, I welcome the entire manufacturing ecosystem here, and I am a truly strong believer that we have it in us to make world-class products. We have it in us to provide solutions for the world. So I wish you all the very best, and I'm, as the minister from Telangana, as a state representative, I'm happy to be a partner in your growth story. So I welcome Daifuku, I welcome the entire team here. Thank you of other आईटी और सनत के वजीर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना आजाद हिंदुस्तान में कामयाब स्टार्टअप के तौर पर खड़ा है और अपनी नौ तश्कील शुदा रियासत के बावजूद कई शोबों में नुमाया तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना चौथी सबसे बड़ी रियासत है जो ज्योग्राफियाई और आबादी के लिहाज से छोटी होने के बावजूद मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार की तरक्की में अपना हिस्सा अदा कर रही है। वजीर केटीआर ने पीर के रोज नोवाटेल में दी इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट 2022 का इफ्तिताह किया और इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने 8.5 साल में कई सनसनीखेज कामयाबियां रिकॉर्ड की हैं। उन्होंने वाजे किया कि फीकस आमदनी में 130% इजाफा और जीआरडी में 130% इजाफा, आईटी बरामदात में 250% इजाफा और ज़राई सरगर्मियों में 190% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत में हरियाली में 24% इजाफा हुआ है। जोग्राफियाई लिहाज से 11वीं और आबादी के लिहाज से 12वें नंबर पर होने के बावजूद तेलंगाना मुल्क की जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सा डालने वाली चौथी सबसे बड़ी रियासत है। केटीआर ने कहा कि कोरोना के दौरान दुनिया में तैयार करदा 1/3 वैक्सीन हैदराबाद में बनी है और यहां से दुनिया भर में 9 अरब खुराकें फराहम की जा चुकी हैं। उन्होंने वाजे किया कि अगले साल ये बढ़कर 14 बिलियन हो जाएंगी जो कि आलमी पैदावार का 50% होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना लाइफ साइंसेज के साथ साथ आईटी के मैदान में भी सरफहरिस्त रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना लाइफ साइंसेज के साथ साथ आईटी के मैदान में भी सरफहरिस्त होने के बावजूद केटीआर ने याद दिलाया कि मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, यूबर, माइक्रॉन और क्वालकॉम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज ने हैदराबाद में अपना दूसरा सबसे बड़ा कैंपस कायम किया है। Thank you, for choosing Hyderabad. Of course, to Suresh, to Murali, for persevering through everything that you had to go through to ensure that this event becomes a huge success. My compliments on bringing in more than 48 chapters of tie to this beautiful city of Hyderabad. To my Principal Secretary, Jayesh Ranjan, to all the distinguished, gathering here. I see a lot of friends, I see a lot of diplomats, including Jennifer.
I mean, lots and lots of people who we have met over the last few years. Thank you very much for coming all the way to Hyderabad. Before I, speak about the event itself, let me quickly add, Murali, your speech was nice, by the way, and I'm sure your son and your wife were truly impressed, but you have to start writing speeches for me. Thank you. Because all the Telugu that you threw in, all the Sanskrit, all the sayings, brilliantly done, brilliantly packaged. Before I say anything about the event, let me quickly add, the new state of Telangana, we are the youngest state in India. In fact, the state of Telangana was founded in 2014 on the 2nd of June. It's been 8.5 years, and as was pointed out in the AV, the state of Telangana has been doing some truly amazing things. Our per capita income has risen by almost 130%. Our gross state domestic product, the GSDP, has also risen by almost 130%. Our IT exports have risen by 250%, and our agriculture activity has expanded by 119%. Our green cover, our forest area, has also increased from 24% to 31.7% of the geographical area. Our contribution to India's GDP, in terms of numbers, just to give you and just to put things in perspective, if I have to sum up Telangana's story in a nutshell, geographically, we are the 11th largest state in India. Population-wise, we are the 12th largest state in India. But in terms of contribution to India's economy, India's GDP, we are the 4th largest state in India. If I go and talk to him about technology, whenever I tell him about something new that has really broken through, he has one simple question. He says, does it have a positive societal impact? How will it change the life of a common man in India? He believes very firmly that technology which does not have a positive societal impact is futile. Technology that does not solve real-world problems is merely fancy and is of no use and no appeal. Today, we have more than 6,500 plus startups in Telangana across 50 plus sectors. As I mentioned, India's first space startup in the private sector, Skyroot, was incubated in T-Hub. Darwin Box became a unicorn earlier this year. Keka, an HR tech firm, secured India's largest Series A SaaS funding with a 57 million raise. Telangana, of course, will continue to support entities as TIE through our policies, programs, and ecosystem enablers such as अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में चीनी फौजियों की दरअंदाजी के मामले पर राज्यसभा में मंगल को कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए कहा कि कायद हिज्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कायदा 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने मिस्टर खड़गे से कहा कि वो अपना बयान पढ़कर सुनाए। कायद हिज्ब इख्तिलाफ ने अपने बयान में चीन की दरअंदाजी का मुद्दा उठाया और हुकूमत से बयान देने का मुतालबा करते हुए उस पर बहस करने को कहा। ऐवान के कायद पीयूष गोयल ने कहा कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस मसले पर ऐवान में वक्फे सवाल के दौरान 12:30 बजे बयान देंगे। इसकी मुखालिफत करते हुए कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने कहा कि हुकूमत को ऐवान में चीनी दरअंदाजी के मामले में बहस कराने के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। इस दौरान मिस्टर हरिवंश ने ऐवान के मेज पर जरूरी दस्तावेजात रखवाए और वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस समेत अपोजिशन के तमाम अराकीन ने चीनी दरअंदाजी के मामले पर बहस के लिए नारेबाजी शुरू कर दी और स्पीकर की कुर्सी के सामने आ गए। सूरत-ए-हाल को देखते हुए मिस्टर हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी फौजियों के साथ झड़प के मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए कांग्रेस समेत कुछ अपोजिशन जमातों की हंगामा आराई के बायस लोकसभा की कार्रवाई मंगल को दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान का इजलास शुरू होते ही पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की 21वीं बरसी के मौके पर शहीदों को खराजे अकीदत पेश किया। इसके बाद कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस अरकान अपनी जगह पर खड़े हो गए और तवांग के मसले पर बहस का मुतालबा करने लगे। हंगामे के दरमियान पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे इस मामले पर बयान देंगे, लेकिन हंगामा जारी रहा। स्पीकर ने कहा कि यह ऐवान जवाबित के तहत चलता है और हुकूमत की तरफ से
वजाहत आ गई है, इसलिए वक्फे सवाल जारी रहने दिया जाए। स्पीकर की जानिब से बार बार अपील के बाद भी हंगामा आराई जारी रही, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को राज्यसभा में कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में हिंदुस्तानी फौजियों ने हिम्मत और बहादुरी के साथ चीनी फौजियों के तजावुजात को रोका है और उन्होंने अपनी पोस्ट पर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। चीनी दरअंदाजी के मामले पर राज्यसभा में एक बयान में मिस्टर सिंह ने कहा कि 11 दिसंबर को चीनी फौजियों ने अरुणाचल प्रदेश के इलाके यांगत्से में हिंदुस्तानी इलाके पर तजावुजात की कोशिश की और इस तजावुजात को हिंदुस्तानी फौजियों ने अज़्म, तैयारी, हिम्मत और बहादुरी से रोका। इस दौरान दोनों तरफ से हाथापाई भी हुई, लेकिन फरीकैन की जानिब से किसी भी फौजी को शदीद चोट नहीं आई। हिंदुस्तानी फौजियों ने चीनी फौजियों को वापस अपनी पोस्ट पर जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज हिंदुस्तान के जोग्राफियाई इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दिफा ने कहा कि 11 दिसंबर को दोनों ममालिक के फौजी अफसरान की फ्लैग मीटिंग तयशुदा निज़ाम के तहत हुई है। इस मीटिंग में हिंदुस्तानी फरीक ने चीनी फरीक को ऐसी कार्रवाई करने से सख्ती से मना किया और दोनों ममालिक के दरमियान इस मामले पर सिफारती सतह पर बातचीत भी हुई। मिस्टर सिंह ने कहा कि फौज किसी भी किस्म के बहरान का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार है। इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज बताया कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में उकसाने वाला बयान देने के मामले में साबिक वजीर राजा पेटेरिया को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने सहाफियों से बातचीत के दरमियान बताया कि कांग्रेस लीडर राजा पेटेरिया को दमोह के हाटा से गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज पोई की अदालत में पेश किया जाएगा। पहले लगाई गई दफा में दफा 115 और 117 का इजाफा कर दिया गया और इस दरमियान उन्होंने कांग्रेस को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रही, यह इतालवी कांग्रेस बन चुकी है और जिस पर मुसोलिनी का फाशिज्म हावी है। कांग्रेस को राजा पेटेरिया पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन्होंने कांग्रेस आला कमान पर हमला करते हुए कहा कि हैरत की बात है कि वजीर आजम को कत्ल करने का बयान देने वाला राजा पेटेरिया के मामले में कांग्रेस का आला कमान खामोश है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के रियासती सदर कमलनाथ ने इस सिलसिले में कंडीशनल अफसोस का इजहार किया है। वो भी अगर पार्टी से फौरी हटाने की बात करते तो भी लोग उनसे मुत्तफिक होते। उनका इस मामले में ऐसा मौकूफ है कि जुर्म की मजम्मत करें और मुजरिम को तहफ्फुज फराहम करें। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को मरकज पर तनकीद की और कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत को ईमानदार होना चाहिए क्योंकि कौमी सलामती के मसाइल पर सियासत नहीं की जाएगी। एक बार फिर हमारे हिंदुस्तानी फौजियों को चीनियों ने उकसाया है। हमारे नौजवानों ने
पुरअज़्म अंदाज में मुकाबला किया और उनमें से कुछ जख्मी भी हुए। हम कौमी सलामती के मामलात पर कौम के साथ हैं और उस पर सियासत नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मोदी सरकार को ईमानदार होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि उनका यह तबसरा 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान आमने सामने की इतलात के बाद आया है। इस वाक़े के नतीजे में दोनों फरीक जख्मी हुए और हुकूमत पर तनकीद करते हुए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हुकूमत को अप्रैल 2020 से LAC के करीब तमाम मुकामात पर होने वाली चीनी खिलाफ वर्जियों और तामीरात के बारे में कौम को एतमाद में लेने की जरूरत है। अप्रैल 2020 से चीनी सरकशियों और LAC के करीब तमाम मुकामात पर तामीरात के बारे में हुकूमत को पार्लियामेंट में इस मामले पर बहस करके कौम को एतमाद में लेने की जरूरत है। हम अपने सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानियों के हमेशा मखरूज हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि हमें हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी पर फख्र है। सरहद पर चीन के इक़दामात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं और पिछले 2 साल से हम बार बार हुकूमत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत सिर्फ अपनी सियासी छवि बचाने के लिए इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह से चीन की बेबाकी बढ़ रही है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के मसले पर वजीर आजम मोदी पर हमला किया। असद ओवैसी ने तवांग में तसादुम की जगह का कुल जमाती वफद के साथ दौरे का मुतालबा किया। अहाता पार्लियामेंट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम कोई बयान नहीं बल्कि इस मामले पर बहस चाहते हैं। हम तमाम पार्टी वफूद की तरफ से तसादुम की जगह का दौरा भी चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज के दरमियान तसादुम के मंजर आम पर आने के बाद AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की है। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि अगस्त 2022 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर अपने फौजियों की तादाद में 75% इजाफा किया था। असद ओवैसी ने ट्वीट किया कि चीन ने डोकलाम, देसांग, गालवान और डेमेचको के तजुर्बात से सीखा है, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी इस हमले को कभी कबूल नहीं करेंगे और वो अपने मीडिया दोस्तों के जरिए ड्रैगन हमले की मुख्तलिफ तशरीहात देंगे। दरिया असना AIMIM के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इंकशाफ किया कि वो चीन के हमले पर इल्तवा की करारदाद पेश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि अरुणाचल प्रदेश में हिंदुस्तानी फोर्सेस को मुनासिब तरीके से क्यों तैनात नहीं किया गया। माजी में डोकलाम और लद्दाख में ड्रैगन हमले के तजुर्बे के पस मंजर में अरुणाचल प्रदेश में बड़ी तादाद में अपनी अफवाज को तैनात करने के लिए इक़दामात क्यों नहीं किए गए। चाइना आपने लगातार ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि सरकार छुपा रही है बातों को चीन को लेकर। क्या आप लोग नहीं जानते कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले क्या कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा? कितना झूठ ये सरकार बोलेगी? देश को प्रधानमंत्री ने सच नहीं बताया और अभी भी डेप्सांग और डेमचाक चीन के पास है। अभी भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में चीन के पास है। ये जो 9 तारीख को वाकया हुआ अरुणाचल प्रदेश में और 12 को रात में मालूम होता है, वो ट्रिब्यून अखबार और फिर विजेता सिंह हिंदू में रिपोर्ट करती है। पार्लियामेंट चल तो बताते नहीं, आप बताएंगे नहीं। आप पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेने डरते हैं? लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का MP कह रहा है अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहां पर बुजदिली के मजाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री की सरकार कर रही है। हमने एडजर्न मोशन डाला है। सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है? देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए। चीन को हटाइए उस जमीन से जहां भारत की जमीन है, जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया। कहां डोकलाम में डिसएंगेजमेंट? चीन बैठा हुआ है वहां पर आज भी।
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सदस्य शरद पवार को मंगल को उनकी रिहायशगाह पर एक नामालूम शख्स की तरफ से जान से मारने की धमकी का कॉल मौसूल हुआ। पुलिस ने इत्तला दी है और पुलिस ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने मिस्टर पवार को जनूबी मुंबई में वाक़ उनकी सिल्वर ओक में वाक़ रिहायशगाह पर फोन करके उन्हें गोली मारने की धमकी दी और उन्होंने बताया कि फोन करने वाले की शिनाख्त हो गई है और वो बिहार का रहने वाला है। इससे पहले भी एक शख्स ने मिस्टर पवार को फोन करके धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि इस शख्स को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है और बाद में छोड़ दिया गया। इस मौके पर रद्देअमल जाहिर करते हुए एनसीपी के चीफ तर्जुमान महेश तापसे ने कहा कि धमकी कॉल करने वाला शख्स ज़हनी तौर पर ठीक नहीं लगता है और जो मिस्टर पवार की रिहायशगाह पर वक्फे से फोन करता रहता है और ऐसी धमकियां देता है। और मिस्टर तापसी ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कई बार फोन किया है और इसी तरह की धमकियां दी हैं। पुलिस को इतला कर दी गई है और इस वाक़े के सिलसिले में मुकामी गांव देवी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और रियासती कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने की हुकूमत बनते ही रियासत में मौजूद हुकूमत के जरिए बंद की गई 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फराहम करने की स्कीम को बहाल कर दिया जाएगा। मिस्टर कमलनाथ ने आज अपने ट्वीट में कहा कि बीजेपी की हुकूमत के जरिए बंद की गई 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फराहम करने की स्कीम को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनते ही फिर से बहाल कर दिया जाएगा। मिस्टर कमलनाथ के पिछले कई दिनों से इस तरह के ट्वीट सामने आए हैं और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की हुकूमत बनते ही किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। इसके बाद कल उनका एक ऐसा ही ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद रियासत में पुलिस की हफ्तावार छुट्टियां भी दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। रियासत में अगले साल के आखिर तक असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। हिंदुस्तान ने मंगल को इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल के पाकिस्तान के मकबूज़े कश्मीर पीओ के दौरे और जम्मू कश्मीर पर उनके तबसरों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस ग्रुप का मुतालिका मामलात में कोई ठोस मौक़िफ़ नहीं है। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन बरहम ताहा के पीओ के दौरे पर शदीद रद्द-ए-अमल में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची ने कहा कि ओआईसी और उसके सेक्रेटरी जनरल की तरफ से हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और मुदाखलत की कोई भी कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि ओआईसी ने पहले ही मसाइल के हवाले से सिर्फ फ़िरक़ा वाराना, मुतासिबाना और हकीकत में गलत रवैया अख्तियार करके अपनी साख खो दी है। तलहा 10 से 12 दिसंबर तक पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर थे और बागची ने कहा कि हम ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल के पाकिस्तान के मकबूज़े कश्मीर पीओ के दौरे और उनके दौरे पाकिस्तान के दौरान जम्मू कश्मीर पर उनके तबसरों की शदीद मजम्मत करते हैं। मैं इस बात को दोहराता हूं कि ओआईसी का जम्मू कश्मीर से मुतालिका मामलात में कोई ठोस मौक़िफ़ नहीं है, जो कि एक अटूट अंग है और हिंदुस्तान का नाकाबिल तंसीख हिस्सा है। वो ओआईसी के अहदेदार के पीओ के दौरे के मौके पर मीडिया के सवालात का जवाब दे रहे थे और बागची ने कहा कि ओआईसी पहले ही मसाइल पर सरीह फ़िरक़ा वाराना, मुतासिबाना और हकीकत में गलत रवैया अपनाकर अपनी साख खो चुकी है। इसके सेक्रेटरी जनरल बदकिस्मती से पाकिस्तान का मुंह बोलता सबूत बन चुके हैं। बागची ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वो इस मामले में शिराकतदार बनने से गुरेज करेंगे और उन्होंने मजीद कहा कि भारत में सरहद पार से दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के मज़मूम एजेंडे को बाहर निकालें। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में ओआईसी के एक बयान में कहा गया है कि ताहा ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जम्मू कश्मीर के सवाल पर अपनी सिफारती कोशिशों से आगाह किया और ओआईसी मुस्लिम अक्सरियती ममालिक का एक ग्रुप है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में अमन की बहाली को तेज करने के लिए 3 मराहल की तजावीज़ को पेश किया है और यह इत्तला यूक्रेन के सदर दफ्तर की प्रेस सर्विस ने दी है। मिस्टर ज़ेलेंस्की ने पीर को ग्रुप ऑफ 7G की एक ऑनलाइन छोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने खिताब में कहा कि न्यू पावर नामी पहला मरहला यूक्रेन के लिए टैंक, रॉकेट, आर्टिलरी और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल समेत दिफाई ताउन में इजाफे का तस्वुर करता है। उन्होंने मजीद कहा कि यह रूसी फरीक को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि नया लचीलापन नामी दूसरा मरहला अगले साल यूक्रेन
को अपनी इमदाद फराहम करके यूक्रेन की माली, तवानाई और समाजी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगा। न्यू डिप्लोमेसी नामी तीसरे और आखिरी मरहले के तहत यूक्रेन अपने शहरियों और इलाकों की आज़ादी को करीब लाने के लिए सिफारतकारी का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने यूक्रेन की जानिब से रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए गुज़िश्ता माह तजवीज़ करदा 10 नुकाती मंसूबे पर तबादले ख्याल करने के लिए एक आलमी अमन फार्मूला सरबराही इजलास मुनाकिद करने की तजवीज़ दी है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला केसीआर नई दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। 4 शंबे को बीआरएस के कौमी हेडक्वार्टर का करेंगे इफ्तिताह। हैदराबाद में जहानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कयाम। 450 करोड़ की सरमायाकारी का किया ऐलान। 800 से ज्यादा अफराद को बराह रास्त मिले 8 रोजगार। वज़ीर आईटी केटीआर की निगरानी में एमओयू पर हुए दस्तखत। नौ तश्कील शुदा रियासत के बावजूद तेलंगाना कई शोबों में की नुमायां तरक्की। वज़ीर केटीआर ने कहा कि 8.5 सालों में रिकॉर्ड सनसनीखेज कामयाबियों का हुसूल। चीनी दरअंदाजी के मामले पर राज्यसभा और लोकसभा में अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह कर दे। मुसलसल इसरार के दौरान ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। हिंदुस्तानी फौजियों ने हिम्मत और बहादुरी के साथ चीनी फौजियों का किया मुकाबला। राजनाथ सिंह ने कहा कि फौज किसी भी किस्म के बहरान का सामना करने है तैयार। कौमी सलामती के मसाइल पर नहीं होगी सियासत। मोदी हुकूमत को ईमानदार होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। साबिक वजीर राजा पटेरिया गिरफ्तार। अदालत में होगी पेशी। वजीर आजम को खत्म करने जैसे बयान पर महाराष्ट्र हुकूमत ने की कार्रवाई। एनसीपी सरबराह शरद पवार को जान से मार देने की मिली धमकी। रिहायशगाह पर फोन करने वाला शख्स गिरफ्तार। और इसी के साथ नाज़रीन ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।